हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर देखेंगे। तो क्लास 12 के सिलेबस में जो पहला यूनिट होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। इस चैप्टर में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। सेकेंड चैप्टर जो है वो है गॉस प्रमेय। और जो थर्ड चैप्टर है वो हमारा होगा विभव एवं विभवांतर। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है संधारित्र एवं धारिता। तो बात करते हैं यहाँ पे आवेश का। तो ये आवेश जो है 2 अवस्था में हो सकते हैं, या तो आवेश स्थिर होगा या फिर गति में होगा। यानी आवेश जो है या तो स्थिर होंगे या फिर गति में होंगे। यानी कह सकते हैं हम एट रेस्ट इन मोशन। यानी कुल मिलाकर इस यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश का अध्ययन होगा। तो आवेश अपने 2 अवस्था में हो सकते हैं, या तो स्थिर होंगे या फिर गति में होंगे। तो आवेश जब तक स्थिर रहेंगे तो इसका अध्ययन हम लोग इस यूनिट में करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जब इसी आवेश को गति दे दिया जाएगा, यानी जब ये आवेश गति में आ जाएंगे, तो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और जब तक आवेश स्थिर होगा इसका अध्ययन कहाँ करेंगे, तो इसका अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बताया गया यहाँ पर कि आवेश अपने 2 अवस्था में हो सकते हैं, या तो स्थिर होंगे या फिर गति में होंगे। तो आवेश जब तक स्थिर होंगे उसका अध्ययन कहाँ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जब ये आवेश गति में आ जाएंगे तो ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट जो हमारा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे देख लेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या होगा। तो कहेंगे भौतिक शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जो कि यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे हम आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो कहेंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, विद्युत आवेश कहलाती है। नहीं, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहेंगे। तो हेडिंग दे दीजिए आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हम 2 वस्तु ले लेते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। इसमें भी ले लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। यानी इस वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। और हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है उस पर भी इतना ही होता है, 1.6 गुना 10 के घात माइनस 19 कूलम। लेकिन जो प्रोटॉन पे चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो ये जो 2 वस्तु लिया गया है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। यानी जितना निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा, और ये प्रोटॉन है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो इस वस्तु को क्या कहेंगे कि ये वस्तु जो है वो उदासीन है, क्योंकि इसमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे? उदासीन। यानी ये वस्तु जो है ये न्यूट्रल है, ये भी वस्तु उदासीन है दोनों। अब यदि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो ये वस्तु क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो मान लेते हैं कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर के इसमें आ गया, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन निकल कर के इस वस्तु से इसमें आ गया, तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 इलेक्ट्रॉन। और कितना प्रोटॉन था? 3 प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर के इस वस्तु में आया, तो इसमें पहले से तो 3 इलेक्ट्रॉन था। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला वस्तु इस वस्तु से इसमें आ गया, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। और प्रोटॉन कितना हो गया? 3। यानी ये जो वस्तु लिए थे, ये दोनों वस्तु पहले क्या था? उदासीन, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना ऋण आवेश उतना धन आवेश। तो ऐसे वस्तु को क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। अब क्या हुआ कि इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप लगा लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 4, इसमें इलेक्ट्रॉन रह गया 2। तो इलेक्ट्रॉन पे बताया गया निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन रह गया और इस वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ऋण आवेश इसमें ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें निगेटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा हो गया, किससे? पॉजिटिव चार्ज से। तो इस वस्तु को क्या कहेंगे? ये वस्तु जो है क्या हो गया? अब निगेटिव चार्ज। और ये वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, इसमें धन आवेश की संख्या ज़्यादा हो गया, तो इस वस्तु को क्या कहेंगे? इस वस्तु को कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। यानी ये हो जाएगा हमारा धन आवेश और ये हो जाएगा ऋण आवेश। तो लिखते हैं यहाँ पे, हेडिंग दे दीजिए, धन आवेश। धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। तो धन आवेश यहाँ पे क्या हो रहा है? जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वो धन आवेशित हो गया, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है वो ऋण आवेशित हो गया। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो उस वस्तु पे क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है उस पे क्या आ जाएंगे? निगेटिव चार्ज। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वस्तु क्या हो जाता है? धन आवेशित हो जाता है। तो लिख लेते हैं इसे, यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर धन आवेश आ जाएंगे, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश आ जाएंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आवेश के मात्रक। तो देखते हैं आवेश का मात्रक क्या क्या हो सकता है। तो आवेश का मात्रक कूलम भी होगा, फ्रैंकलिन भी होगा, या कहे एब्सोल्यूट कूलम। आवेश का मात्रक फैराडे भी होता है। तो ये जो आवेश का मात्रक कूलम है इसे कहेंगे एसआई मात्रक, यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो कूलम। फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम जो है ये हो जाएगा सीजीएस मात्रक। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम, और उसके बाद क्या है? फैराडे। तो इसमें जो सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक ये होगा स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। ये जो मात्रक होता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। और जो सबसे बड़ा मात्रक होगा एब्सोल्यूट कूलम या फिर फैराडे, ये जो है सबसे बड़ा मात्रक है। अब देखते हैं कि एक कूलम जो है वो कितना स्टेट कूलम के बराबर होता है। तो एक कूलम जो है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होगा, या फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक स्टेट कूलम। तो एक स्टेट कूलम जब कहेंगे तो ये इसके बट्टा में आएगा, यानी एक स्टेट कूलम कितना हो जाएगा? तो 1/3 × 10⁹ कूलम के बराबर। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3, और जब ये ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगा? इसका पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगा, यानी 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर।
अब ये जो एक एब्सोल्यूट कूलम्ब है, एक एब्सोल्यूट कूलम्ब ये हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम्ब के बराबर। एक एब्सोल्यूट कूलम्ब 3 गुना 10 के पावर 10 स्टेट कूलम्ब कहिए या फिर किसके बराबर, 10 कूलम्ब के बराबर होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन देख लिया जाए, तो इसे रफ कर देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताना इसमें। फर्स्ट ऑप्शन जो है एब्सोल्यूट कूलम्ब, एब्सोल्यूट कूलम्ब सबसे छोटा होगा, उसके बाद बड़ा होगा कूलम्ब, उसके बाद सबसे बड़ा होगा स्टेट कूलम्ब। या फिर ऑप्शन बी में है कि एब्सोल्यूट कूलम्ब सबसे बड़ा, उसके बाद जो बड़ा है वो कूलम्ब होगा, और उसके बाद जो सबसे छोटा है वो स्टेट कूलम्ब होगा। और ऑप्शन सी में है कि तीनों बराबर, एब्सोल्यूट कूलम्ब, कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब, ये तीनों बराबर। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखें कि एक एब्सोल्यूट कूलम्ब जो है वो कितना के बराबर है, 10 कूलम्ब के बराबर। यानी एब्सोल्यूट कूलम्ब जो है ये सबसे बड़ा मात्रक है, एब्सोल्यूट कूलम्ब सबसे बड़ा मात्रक है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट कूलम्ब सबसे बड़ा। अब एब्सोल्यूट कूलम्ब सबसे बड़ा, उसके बाद कौन आ जाता है, तो देखें यहाँ पर कि एक कूलम्ब में कितना स्टेट कूलम्ब है, तो 3 गुना 10 के बाद 3 गुना 10 के घात कितना है, 9 स्टेट कूलम्ब। और ये जो स्टेट कूलम्ब है, एक स्टेट कूलम्ब ये सबसे छोटा मात्रक है, तो स्टेट कूलम्ब सबसे छोटा और एब्सोल्यूट कूलम्ब सबसे बड़ा, और उसके बीच में कौन आ जाएगा, तो कूलम्ब आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं आवेश के गुण क्या हो सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन की आवेश के गुण को लिखे। तो पहला गुण हम लिख सकते हैं कि आवेश जो है एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा गुण हम लिख सकते हैं कि 2 सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण की क्रिया होती है। तीसरा में हम ये लिख सकते हैं कि स्थिर आवेश जो है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। 4 में हम लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जब वस्तु को ऋण आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, जबकि धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घट जाता है। और 5वें गुण में हम लिख सकते हैं कि आवेश जो है वो क्वांटमीकरण होता है। इसको तो हम अभी आगे देखेंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। अब यहाँ पे पहला जो गुण है, आवेश एक अदिश राशि है। इसमें कहा जा रहा है कि 2 सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण की क्रिया होती है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव, और ये निगेटिव चार्ज और ये भी निगेटिव चार्ज। तो कहा जा रहा है इसमें कि 2 सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, यानी दोनों एक ही जात का है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव ये निगेटिव। तो ये दोनों क्या करेंगे, तो कहा है कि 2 सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों, यानी अलग अलग होगा, पॉजिटिव निगेटिव, तो उसको क्या कहेंगे, विजातीय। तो सजातीय आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण की क्रिया, और विजातीय आवेश के बीच क्या होगा, आकर्षण की क्रिया। तो ये दोनों सजातीय आवेश है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये दोनों में दुश्मनी है, ये एक दूसरे को धक्का देंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये भी दोनों निगेटिव है, यानी दोनों एक ही जात का है, सजातीय आवेश, तो इन दोनों में क्या होगा, दुश्मनी। ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। और उसके बाद है कि विजातीय आवेश, अगर 2 विजातीय आवेश होगा तो उसमें आकर्षण का गुण होगा। मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, तो ये विजातीय आवेश, इसमें क्या होंगे, आकर्षण के गुण होंगे, यानी दोनों में प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता होगा। ये इसको बुलाएगा और ये इसको बुलाएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इन दोनों में भी प्यार मोहब्बत का रिश्ता होगा। ये इसको बुलाएगा और ये इसको बुलाएगा। तीसरा गुण क्या था कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। मान लो कि कोई आवेश जो है क्यू बेचारा पड़ा हुआ है, तो ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेंगे, अपने चारों ओर जो है ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। और यही आवेश को जब गति दिया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे। चौथा गुण में है कि जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ही होगा। तो जब वस्तु को ऋण आवेशित करेंगे
यहाँ पर है कि जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अभी अभी बताए थे हम, चलिए ऊपर से रफ करते हैं। तो वस्तु को जब ऋण आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो ले लेते हैं यहाँ पे दो वस्तु, इसमें देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। एक और वस्तु है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो अभी भी बताया गया था कि यदि वस्तु को ऋण आवेशित करना है तो वस्तु को क्या करना होगा, इस वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या जो पहले से था 2 उतना ही रहेगा। मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसमें आया तो इसमें हो गया अब कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, और इसमें रह गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इस वस्तु में आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब 3 और प्रोटॉन की संख्या 2, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये वस्तु क्या हो गया, ये वस्तु ऋणावेशित है। तो कहा जा रहा है कि वस्तु जब ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर जब इस वस्तु में आएगा तभी तो ये ऋणावेशित होगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है हमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकलकर इसमें आएगा तो इतना द्रव्यमान को लेकर के आएगा। पहले से तो इसका द्रव्यमान निश्चित था, लेकिन ये जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इतना द्रव्यमान को लेकर के आएगा, तो निश्चित है कि इसका द्रव्यमान पहले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो वस्तु को जब ऋण आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाता है, और जब धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घट जाता है। तो धन आवेशित ये वस्तु क्या हो जाएगा, अब ये वस्तु हो जाएगा धन आवेशित। तो जब वस्तु धन आवेशित हो जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर गया, यानी इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल कर इसमें गया तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ द्रव्यमान को लेकर गया, तो पहले से इसका द्रव्यमान अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले से द्रव्यमान इसका क्या हुआ, कम हो गया, और वस्तु क्या हो गया, धन आवेशित। जो वस्तु धन आवेशित होगा तो द्रव्यमान घट जाएगा और ऋण आवेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं आवेश के योज्यता का सिद्धांत, एडिटिविटी थ्योरी ऑफ चार्ज। तो देखते हैं आवेश के योज्यता का सिद्धांत क्या है। तो किसी निकाय यानी सिस्टम, किसी निकाय का मूल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के योगफल के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2 और एक आवेश है Q3। तो इस सिस्टम का जो कुल आवेश होगा वो इन तीनों आवेशों के योगफल के बराबर होगा, और इसी को क्या कहेंगे, आवेश के योज्यता का सिद्धांत। तो इस सिस्टम का कुल आवेश को तो कैपिटल Q से या स्मॉल q से डिनोट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम का जो कुल आवेश है वो हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत। तो क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यानी कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो आवेश को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह सिर्फ कणों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न किए जाते हैं। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, आवेश का ना तो निर्माण होता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह सिर्फ कणों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न किए जाते हैं। तो अब देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो क्या है आवेश का क्वांटमीकरण। चूँकि आवेश क्या होता है, Q बराबर ±n ई, जहाँ पे n क्या होगा, ±1 ±2 ±3। और n बताए थे कि n जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। n जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो Q बराबर ±n ई, n क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी n जो है एक पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, पूरा पूर्णांक होना चाहिए, या तो 1 या तो 2 या तो 3। कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हाफ इलेक्ट्रॉन, या ये नहीं कह सकते हैं कि 5/3 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे वो अपने पूर्ण गुणज के रूप में होंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या इसी तरह से 4 5 6।
तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ n क्या होगा, n जो होगा वो +-1 +-2 +-3, अर्थात n एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी n जो होगा वो पूरा पूर्णांक होगा, 1 2 3 इस तरह से पूरा पूर्णांक होना चाहिए। हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या फिर 5/3 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या फिर ऐसे 7/4 इलेक्ट्रॉन ये नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे वो अपने पूर्ण गुणज के रूप में होंगे, और इसी को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किस आवेश का मान संभव नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए में है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, 6.4 × 10⁻⁻9 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसमें 3 आवेश का मान संभव है, एक का मान संभव नहीं है। तो बारी बारी से चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है हमें, आवेश कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻⁻19 कूलम। हम जानते हैं Q बराबर ±NE। ये प्लस माइनस तो साइन को इंडिकेट करेगा आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक। हमें बताना है यहाँ पे संभव है या नहीं। तो हम लिख सकते हैं Q बराबर NE। अब आवेश का मान दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, तो रखते हैं आवेश के जगह पे 8 × 10⁻⁻19 कूलम। n के जगह पे n को छोड़ देते हैं। अब E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 10⁻⁻19 कूलम ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो n का वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा 8/1.6, या इसे लिख सकते हैं 80/16, और ये कट जाएंगे 5 बार में। यानी n का मान जो है वो 5 आ रहा है। और n किसको सूचित करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को। यानी 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये संभव है, ये संभव है। इसी तरह से 3.2 है, 6.4 है। अब ऑप्शन डी को ज़रा चेक करके देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आवेश 9 × 10⁻⁻19 कूलम। फार्मूला लगा लेते हैं, Q बराबर NE। Q के जगह पर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁻19 कूलम। n को छोड़ देते हैं, E हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे ये कैंसिल। तो n बराबर 9/1.6 या 90/16। ये पूरा नहीं कटेंगे, यानी ये पूरा पूर्णांक नहीं आ रहा है, इसका मान संभव नहीं होगा। जब ये पॉसिबल नहीं है, यानी इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है सही होगा। किस आवेश का मान संभव नहीं है, तो ये संभव है। 3.2 है यहाँ पर, तो 1.6 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 6.4 है, तो 1.6 से यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.6 से 8 कैंसिल हुआ, बचा था 5 पूरा। उसी तरह से 1.6 से ये 6.4 भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। ये 4 बार में, ये 2 बार में, और ये 8 जो है ये 5 बार में। तो ये तीनों संभव होगा, जबकि ये 9 जो है 1.6 से पूरा नहीं कटेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।